हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। फिर से बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ मैं। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी फाइनेंस एंड बजट। तो ये टॉपिक मैं इसलिए अपलोड करना जा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपके RSMSSB प्लस DSSB दोनों में क्लियरली मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, और हमें हमारी स्टडी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। इसलिए टॉपिक वाइज स्टडीज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज दूसरे तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आपके सामने ये पूरा रिटन में है, तो आपको मेरा पहले वाला तरीका ज़्यादा पसंद है ये वाला, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की, लाइब्रेरी फाइनेंस एंड बजट। तो लाइब्रेरी फाइनेंस और बजट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फाइनेंस और बजट क्या होता है, फिर हम इसकी पढ़ाई करेंगे लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो फाइनेंस अलग चीज़ है और बजट बिल्कुल अपने आप में अलग चीज़ है। फाइनेंस होता है जब कहीं से पैसा आना होता है, ठीक है। जैसे कि हम उसको साधारण सी भाषा में कहते हैं कि फला जने को किसी ने फाइनेंस कर दिया या पैसा दे दिया। बजट होता है आए हुए पैसे का कितनी कितनी मदों में कितना कितना व्यय करना है, इसका लेखा जोखा रखना ही बजट होता है। ठीक है, यानी आय व्यय के अनुसार जो हमारा आय के अनुसार जब हम व्यय करते हैं तो उसका पहले से ही हम जब किसी तरीके से कोई उसका लेखा जोखा रखते हैं तो उसको बजट कहते हैं। इस बारे में विल्सन और टॉबर, जो हमारे लाइब्रेरी साइंस में बहुत फेमस नाम है, इन्होंने एक परिभाषा दी थी। इसमें इन्होंने दो चीज़ों को मेंशन किया था। पहला था फिक्स्ड टाइम, यानी फिक्स्ड टाइम के अंदर लाइब्रेरी के एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर ही बजट है। इन्होंने लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में ये परिभाषा दी थी, विल्सन एंड टॉबर ने। तो आपको समझ में आ गया होगा बजट क्या है। आय व्यय का अनुमान ही बजट है, और जब हम इसका पहले से ही अनुमान लगाते हैं कि हमारी आय क्या रहने वाली है, हमें कितना किस मत पर व्यय करना है, ये बजट है। बजट के टॉपिक में हम दूसरी बात जो करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब अनुदान। अनुदान बहुत तरीके से आता है, अलग अलग तरीके का होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले। तो हम सबसे पहले बजट की बात कर ली हमने, ठीक है। दूसरी बात हम करने जा रहे हैं अनुदान की। फिर हम इसमें बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस में जो बजट बनाने की विधियाँ, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बनाने की विधियाँ, जो लाइब्रेरी साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, तो हम ग्रांट्स की बात कर लेते हैं, यानी अनुदान की बात कर लेते हैं। अनुदान होते हैं 3 प्रकार के। अनुदान का मतलब पहले ये समझ लीजिए क्या होता है। जब कहीं से कोई फाइनेंस करता है किसी लाइब्रेरी को, किसी चीज़ के लिए पैसा देता है, तो उसको अनुदान बोलते हैं। ठीक है, तो अनुदान से हमारा तात्पर्य है कि कहीं से कोई पैसा आना, जब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई ट्रस्ट जो होते हैं लाइब्रेरी के लिए पैसा देते हैं, तो वो अनुदान कहलाते हैं। अनुदान 3 प्रकार के होते हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एंड एड हॉक। इनको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति अनुदान, अनावृत्ति अनुदान और एतदर्थ अनुदान। ठीक है, अनुदान के 3 प्रकार हो गए, आवृत्ति अनुदान, अनावृत्ति अनुदान, एतदर्थ अनुदान। तो अनुदान में से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि अनुदान कितने प्रकार का होता है, और या फिर आपको 4 ऑप्शन में से दे देंगे कि ये अनुदान के प्रकार, इनमें से कौन सा प्रकार अनुदान का नहीं है। तो ये तीनों प्रकार अनुदान के। आवृत्ति अनुदान क्या होता है? आवृत्ति अनुदान होता है दिन प्रतिदिन के व्यय के लिए, जो हमारे बार बार जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए जब अनुदान आता है तो उसको आवृत्ति अनुदान या रिकरिंग ग्रांट्स बोलते हैं। ठीक है, दिन प्रतिदिन का व्यय हुआ, कर्मचारियों का वेतन हुआ, इस तरीके की किसी भी चीज़ के लिए अगर अनुदान आया है तो रिकरिंग अनुदान कहलाता है। दूसरा होता है नॉन रिकरिंग, जो बार बार में खर्चे नहीं होते हैं, जो एक बार खर्चा होता है, उसको नॉन रिकरिंग ग्रांट्स बोलते हैं या अनावृत्ति अनुदान बोलते हैं। मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझा रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, या आप किसी भी मीडियम से हैं, आपको किसी तरह की इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा हो गया हमारा अनावृत्ति नॉन रिकरिंग अनुदान। नॉन रिकरिंग अनुदान होते हैं जो एक बार दिया जाता है। ठीक है, एक बार अब आप कहेंगे एक बार दिया गया तो बाकी के खर्चे कैसे चलेंगे? बाकी के खर्चे आवृत्ति अनुदान से चलेंगे। जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण करना है तो ये अनावृत्ति अनुदान में हो गया। किसी ट्रस्ट ने आप लाइब्रेरी को पैसा दिया कि आप बिल्डिंग का निर्माण कीजिए, नई बिल्डिंग बनाइए, भवन को बढ़ा लीजिए, तो ये बिल्डिंग के लिए आया हुआ अनुदान हो गया, नॉन रिकरिंग में आएगा। हैवी ड्यूटी फर्नीचर, मतलब छोटा मोटे चेयर्स की बात छोड़ दीजिए, हैवी फर्नीचर जो होता है
जैसे अलमीरा फिट करवानी है, नई रीडर्स के लिए टेबल चेयर की अरेंजमेंट करना है, एक लॉट लाना है, तो ये अनावृत्ति अनुदान हो गया, क्योंकि ये काम बार बार नहीं होता है लाइब्रेरी में। इक्विपमेंट्स के लिए जो अनुदान आता है वो अनावृत्ति अनुदान कहलाएगा आपका। एड हॉक ग्रांट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें और इसमें, यानी नॉन रिकरिंग में एड हॉक ग्रांट में बहुत छोटा सा एक फ़र्क है, वो ये है कि ये जो ग्रांट आती है आपकी अनावृत्ति अनुदान, ये बार बार आने वाले खर्चों से भिन्न है। ये एक बार दिया जाता है कि आप ये काम कर लीजिए, इसके लिए हम आपको पैसा दे देते हैं, या हमें ये काम करना है, आप हमें इस चीज़ के लिए पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का जो अनुदान आता है वो अनावृत्ति अनुदान है। जब आयोग, यानी जो आयोग है वो किसी विशिष्ट कार्य हेतु लाइब्रेरी समिति की अनुशंसा पर कोई दान देता है तो एतदर्थ अनुदान या एड हॉक ग्रांट्स कहलाती हैं। ये स्पेशल ग्रांट्स की तरह होती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। अब हमारे लाइब्रेरी में पैसा आ चुका है, यानी ग्रांट्स आ चुके हैं। अब हम दूसरी बात क्या करेंगे, व्यय। कहाँ कहाँ पे कितना व्यय होता है, कितना होना चाहिए। एस.आर. रंगनाथन के अकॉर्डिंग कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन कर्मचारियों पर कितना व्यय होना चाहिए, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पे कितना व्यय होना चाहिए, या अदर एक्सपेंसेस पे कितना व्यय होना चाहिए, या फिर अदर एक्सपेंसेस में क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कर्मचारियों के वेतन के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार 50% व्यय किया जाना चाहिए। उनकी अपनी एक सोच थी बजट को लेकर कि अगर लाइब्रेरी में कहीं से पैसा आ रहा है तो 50% कर्मचारियों के वेतन हेतु जाना चाहिए। दूसरा है आपका बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो आप 40% बुक्स पे खर्च करेंगे, यानी 40% बुक्स के लिए देना ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ 10% बाइंडिंग के लिए भी खर्च किया जाना चाहिए। एस.आर. रंगनाथन ने जल्दसाजी या बाइंडिंग के लिए काफ़ी अलग से एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका ये चमड़ा किस तरीके का होता है, कौन सी बुक्स के लिए कौन सा जल्दसाजी रहती है, कितने टाइम तक के लिए रहता है, भेड़ का या फिर ये आपके पिग्स का, या फिर अलग अलग तरह के चमड़ों की बात उसमें की गई है। तो ये एक बिल्कुल जल्दसाजी का बिल्कुल एक नया टॉपिक है। बाकी हम अगर इसको वैसे देखें इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में, तो अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन 10% बाइंडिंग पे खर्च किया ही जाना चाहिए अगर आप 40% बुक्स पे खर्च कर रहे हैं तो, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में हो गया लाइब्रेरी के बिजली का खर्चा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, वाटर बिल्स होते हैं, छोटे मोटे फर्नीचर का खर्चा, या उनको रिपेयरिंग कराने का कि भाई इसमें दीमक ना लगे, या कुछ थोड़े टेलीफोन का खर्चा हो गया, आपके थोड़ी बहुत फ़ोटोकॉपी मशीन्स वगैरह का खर्चा हो गया, ये अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो अब हमने बजट में अब तक क्या पढ़ लिया, बजट क्या होता है, ग्रांट्स क्या होती है, ग्रांट कितने तरीके की होती है, अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन लाइब्रेरी एक्सपेंसेस में कहाँ कहाँ कितना खर्चा होना चाहिए, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं वो ये है कि बजट बनाने की विधियाँ, ठीक है। हमारे पास इनकम हो गई, हम एक्सपेंसेस की बात हमने कर ली है। अब जो बजट है, लाइब्रेरी का बजट है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, पर क्योंकि हम लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में बात करें तो लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में बजट बनाने की जो विधियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले बजट बनाने की विधि है तो लाइन बाय लाइन मैं यहाँ लिख देती हूँ, बजट बनाने की विधियाँ या फिर मेथड्स, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में बना सकते हैं। तो पहला आपका बजट बनाने की विधि है लाइन बाय लाइन। इस बजट बनाने की विधि को रेखीय बजट भी बोलते हैं, मद आधारित बजट विधि भी बोलते हैं, बढ़ोतरी आधारित बजट विधि भी बोलते हैं। ये एक तरीके से परंपरागत तरीका है। कौन सा तरीका है बजट बनाने का? परंपरागत या ट्रेडिशनल तरीका है बजट बनाने का। इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका है। इसमें पुरानी जो चीज़ें हैं आप उनको ले लीजिए, उसमें 5 या 10% ऐड कर दीजिए और उसके बाद में आपका नया बजट तैयार है। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती, ये विधि ज़्यादा चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करती। इसे बनाना बहुत ईजी रहता है क्योंकि हमारे पास सारी मदें हैं, उनमें कुछ % ऐड करके आप नया बजट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका फॉर्मूला बेस्ड बजट। फॉर्मूला बेस्ड बजट में क्या होता है? फॉर्मूला बेस्ड बजट में एक फार्मूला सेट होता है बजट का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने तरीके का एक फार्मूला सेट होता है, उनमें केवल आय और व्यय की मदों को रखना पड़ता है। बस उस सूत्र आधारित प्रणाली पर नया बजट बना लिया जाता है, ठीक है। तो यानी सूत्र आधारित बजट है। सूत्र क्या होता है? गणित में आपने देखा है कोई बेसिक सूत्र होता है, हमें जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हम उसमें नई नई मदें रखते हैं और अपना आंसर
निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस्ड बजट हुआ। तीसरा इम्पॉर्टेंट बजट मेथड है हमारा प्रोग्राम बजट, ठीक है। प्रोग्राम बजट के बारे में 1949 में एक हूवर कमीशन आया था। क्या आया था? हूवर कमीशन। उन्होंने प्रोग्राम बजट के बारे में 3 चरण दिए थे, ठीक है, 3 चरण दिए थे। अब देखने वाली बात यह है कि जब आप प्रोग्राम बजट बनाते हैं, ठीक है, तो प्री डिसाइडेड प्रोग्रामिंग होती है, मतलब ये प्रोग्राम होना है, ये करना है, ये करना है। कई बार नहीं भी पता होता, पर फिर भी एक एनालिसिस कर लिया जाता है कि ये प्रोग्राम होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बजट बनाया जाता है। चौथा है हमारा परफॉर्मेंस बजट। इसमें जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यक्षमता पर जोर दिया जाए। अब कार्यक्षमता क्या है? 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है क्वांटिटी बेस्ड और एक होती है क्वालिटी बेस्ड, ठीक है। तो क्वांटिटी बेस्ड और दूसरी होती है आपकी क्वालिटी बेस्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी बेस्ड पर जोर ना देकर क्वांटिटी बेस्ड चीज़ पर जोर दिया जाता है। मतलब परफॉर्मेंस किस बात पर आंकी जाती है कि क्वांटिटी क्या है, ठीक है। इसमें जो कार्य क्षमता की गुणवत्ता है उस पर ना ध्यान देकर और कितना कार्य हो उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब ये बजट कौन सी चीज़ के लिए बहुत कारगर साबित होगा? किसी भी नए कार्य को अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिर ये परफॉर्मेंस बजट एक अच्छी पद्धति है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग बेस्ड बजटिंग। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको ज़रूर आप अगर कहीं से डिटेलिंग इसके देख सकते हैं तो दे दीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इसके बारे में बता देती हूँ। इसको PPBS के नाम से भी जानते हैं। इसकी कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। ये 2 चीज़ों पे आधारित होता है, पहला है प्लानिंग और दूसरा है परफॉर्मेंस। मतलब हमने पिछले दो बजट पढ़े थे, उनमें से केवल एक में प्लानिंग पे ध्यान दिया जाए और दूसरे परफॉर्मेंस पे। लेकिन ये एक ऐसा बजट है, उन प्रोग्राम बेस्ड बजट और प्लानिंग बेस्ड बजट, उन दोनों को मिलाकर ये एक चीज़ बनाई गई है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग पे भी ध्यान दिया जाता है और जो परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दिया जाता है कि किस प्लानिंग पे कितना परफॉर्मेंस पे काम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका जिसे अवधारणा लेकर आए थे वो है USDOD, जो कि 1961 में इसकी अवधारणा लेकर आए थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट है ज़ीरो बेस्ड बजट। ज़ीरो बेस्ड बजट जो होता है, इसमें पास्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब पास्ट में क्या हो गया उसको भूलकर एक नई शुरुआत की जाती है, ठीक है। पीटर फ्योर ने इसकी अवधारणा दी थी 1970 में। ये अपने तरीके का एक नया बजट होता है। इसमें पुरानी चीज़ें, जैसे कि हमने देखा था लाइन बाय लाइन बजट में क्या होता है, लाइन बाय लाइन बजट में हम लोग जो पुराना था परंपरागत बजट था उसमें कुछ चीज़ चेंज करके 5 to 10% या फिर अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लोग बाग इंक्रीमेंट करके और एक नया बजट बना रहे। तो ये हो गया परंपरागत, इसमें पुराने बजट को ध्यान में रखा गया है। बट अगर ज़ीरो बेस्ड बजट की बात करें तो एक ज़ीरो से स्टार्ट किया। आप इसको इस तरीके से याद रखिए कि ज़ीरो से स्टार्ट किया गया एक नया तरीके का बजट। पीटर फेयर ने 1970 में इसकी अवधारणा दी थी। तो दोस्तों आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आगे ये वीडियो इसी तरीके से बनाऊँ या पुराना वाला तरीका सही था, ये प्लीज़ मुझे बताइएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।